हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज जो है हमारी नागरिक शास्त्र की पहली वीडियो आ रही है, जो कि दो दुर्वृत्तता का अंत चैप्टर की है। और इसमें आज हम आपके लिए सभी लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2025 यूपी बोर्ड में जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी इसमें आपके लिए रखे गए हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का गठन जो है, सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। तो यूएसएसआर का पूरा नाम सोवियत संघ रूस है, जो कि यूएसएसआर को इंग्लिश में जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। सोवियत संघ को कुल मिलाकर 15 गणराज्यों से बनाया गया था, यानी कि इसमें अलग अलग गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ, जो कि 1917 में हुआ था। अगला है कि बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। तो बर्लिन की दीवार जो है ये है 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो पूंजीवादी दुनिया के देश जो है अमेरिका के साथ थे और साम्यवादी दुनिया के लोग जो है रूस के साथ थे। आगे है 150 किलोमीटर लंबी बनी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दीवार जर्मनी के एकीकरण और साम्यवाद खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था। तो सोवियत संघ से जो अलग होने वाला पहला देश था वो लिथुआनिया था। और सोवियत संघ के जो बड़े 3 देश थे वो थे रूस, यूक्रेन एंड बेलारूस। अगला है, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता बताइए। तो अब ये जो है आपके लॉन्ग आंसर है। तो सोवियत प्रणाली थी, इसमें पहला है समाजवाद, जो कि सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाते थे। यानी कि इसमें जो है कोई भी निजी स्वामित्व नहीं होता था, जैसे कि अमेरिका में निजी स्वामित्व होता है, क्योंकि वहां पर पूंजीवादी दुनिया है और यहाँ पर जो है साम्यवादी थी। अगला है, बेरोजगारी ना के बराबर थी। तो सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर कुशल, शिक्षित और समृद्ध थे। यानी कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे और स्किलवान थे। अगला है, राज्य का नियंत्रण। तो राज्य सरकार ने सभी बड़े उद्योगों को अपने हित में लिया हुआ था और भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदा के ऊपर राज्य का नियंत्रण किया था। यानी कि वहाँ की सरकार जो है सभी के सभी उद्योगों पर अपना हक जमाती थी, इसीलिए वहाँ के लोगों के लिए वो अच्छा काम करते थे। अगला है, उत्पादन उद्योगों में उन्नत। तो इसमें जो है सोवियत प्रणाली में, यानी कि सोवियत संघ रूस में, एक छोटी सी पिन से लेकर कार जैसी सभी बड़ी चीज वस्तुओं का उत्पादन होता था। यानी कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कारों का भी उत्पादन होता था, इसीलिए वहाँ के सभी लोग कुशल और समृद्ध थे। अगला है, ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार। यानी कि सोवियत संघ के पास सभी प्रमुख ऊर्जा संसाधन जैसे कि खनिज तेल, लोहा इस्पात आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। खनिज तेल यानी कि जिसमें पेट्रोलियम, गैस, डीजल जो कि निकलता है, वो सभी खनिज संसाधन होते हैं, कोयला। अगला है, सोवियत प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि सोवियत प्रणाली में केवल एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनने की छूट नहीं थी। पूंजीवादी निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध करती थी। यानी कि वहाँ की जो सरकार है पूंजीवादी यानी कि निजी स्वामित्व का विरोध करती थी, इसीलिए सोवियत संघ की व्यवस्था जो है एक अच्छी थी। और अब ये अगला है, हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर जो है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला है, यह एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। यानी कि सोवियत संघ के विघटन में जो है सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनता है वो है एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार।
यानी कि सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेताओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसका यह नेता गलत उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और यह बाजार को खोलना भी नहीं चाहते थे एवं नागरिक इन नेताओं से नाराज हो रहे थे। तो यानी कि वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे और वो जो है बाजार को खोलना नहीं चाहते थे ताकि कोई अपना निजी स्वामित्व ना कर सके, और इन सभी नेताओं को जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे। अगला है सेकंड पॉइंट, नागरिकों का संतुष्ट होना या असंतुष्ट, सॉरी ये असंतुष्ट है, आप जिसको जो है असंतुष्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें है सोवियत संघ में नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार नेताओं को मिले हुए थे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी कि वहाँ की जो मीडिया थी वो जो है किसी को भी कहीं भी लाइव दिखा नहीं सकती थी जो बड़े बड़े नेताओं के जो कार्य थे, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। अगला पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ, यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के जो है 1985 से लेकर 1991 तक के जो राष्ट्रपति रहे, उन्हीं के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसमें जो है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नीतियां तो लागू कर दी गईं, परंतु उनकी सुधार की नीति की गति बहुत धीमी थी, इसलिए वहां के नागरिकों का गुस्सा हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहा, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि इससे उनके सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। और हमारा अगला पॉइंट है, हमारा ये वाला पॉइंट है अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था जो है वो है, सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वह उनका ज़्यादातर प्रयोग हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण उद्योग उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। इसीलिए हमारा अगला पॉइंट है सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह, यानी कि सोवियत संघ जो है हथियारों के प्रति ज़्यादा मोह था, यानी कि वो जो है अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियारों को बनाने में एवं उनके संचय में किया, जिस कारण सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। हमारा अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण निकले, परिणाम निकले, यानी कि कारण या परिणाम क्या निकले। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत, यानी कि विश्व में जो है अब अमेरिका का दबदबा बन गया, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में मात्र एक ही महाशक्ति अमेरिका बची थी। अमेरिकी वर्चस्व को कोई भी देश टक्कर देने वाला नहीं रहा था। पूरे विश्व में मात्र अमेरिका एक महाशक्ति बन गया और इसे ही एकल वर्चस्व कहा गया। हमारा अगला पॉइंट है नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के टाइम जब उससे जो 15 देश अलग हुए तो उन्हीं को जो है वो नए राष्ट्र बने, यानी कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, लेकिन जैसे इसका पतन हुआ तो 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिससे से पूंजीवादी को बढ़ावा मिला। नए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपना आर्थिक सामाजिक विकास कैसे करें। अब हमारा अगला पॉइंट है आतंकवाद का उदय, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है आतंकवाद का उदय हुआ, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका एवं एक महाशक्ति बची थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई देशों में हमले किए, जैसे ईरान, अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अपनी सैन्य अभियान चलाया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इसी में हमारा अगला पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह, यानी कि
कुछ विद्वानों का कहना था कि शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सामने आया, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या आवश्यकता रह गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, वह किस प्रकार के सुधार सोवियत संघ में करना चाहते थे। तो इसमें जो है इसका उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में दो तरह के सुधार करना चाहते थे, जिसमें पहला था पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम पुनर्रचना कहते हैं। तो इसमें जो है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में उपस्थित एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, यानी कि उसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अभी और भी पार्टी हो जो कि चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ की जो सरकार जो है, वहाँ के लोग जो है वहाँ पर उस कम्युनिस्ट पार्टी से डरते थे, क्योंकि वहाँ के नेताओं को अधिक ज़्यादा जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे। क्योंकि एक दल व्यवस्था होने की वजह से नेता अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे, जिससे वे खुलकर सरकार का विरोध कर सकें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकें या सरकार से मनवा सकें। सोवियत संघ में मीडिया पर सेंसरशिप लगी हुई थी। गोर्बाचेव इस सेंसर को समाप्त करना चाहते थे, जिससे जनता को सच्चाई से अवगत कराया जा सके। अगला पॉइंट है ग्लासनोस्ट, यानी कि खुलापन, यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में ढीलापन था। मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि विदेशी कंपनियों से व्यापार करें और विदेशी मुद्रा आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलना चाहा, लेकिन वहाँ के नेता ऐसा करने नहीं देते थे। मिखाइल गोर्बाचेव अमेरिका के संबंधों को सुधारना चाहते थे, जिससे शीत युद्ध की पकड़ को ढीला किया जा सके। मिखाइल गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। अगला है भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में बताइए। तो इसमें जो है आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में बताइए और भारत और रूस के संबंधों के बारे में बताइए। तो इसमें जो है हमारा पहला है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में बताइए। तो इसमें उत्तर है भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, यानी कि बहुत ही मधुर थे। दोनों के मधुर संबंध थे। सोवियत संघ ने भारत की हमेशा मदद की है, यानी कि सोवियत संघ जो है उसने हमारी जो है भारत की जो है कई बार उन्होंने जो है सहायता की है। जैसे कि 1971 के बांग्लादेश को जब 1971 में भारत ने इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उन्होंने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से। इसमें पहला पॉइंट बनता है आर्थिक संबंध, यानी कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद की। सोवियत संघ ने भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने को तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपयों को माध्यम बनाकर व्यापार किया। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है राजनीतिक संबंध, यानी कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के बुरे दिनों में हमेशा भारत की मदद की है। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है सैन्य संबंध, यानी कि रूस और भारत के जो सैन्य संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि भारत की सेना के लिए सोवियत संघ ने मुश्किल समय में हथियार दिए। उस समय भारत को सैन्य सहायता दी जब कोई भी देश भारत को सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं था। इसका एक जाना माना उदाहरण है भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की मदद करने वाला कोई भी देश नहीं था। अमेरिका भी भारत के खिलाफ था, तभी भी सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की थी। इसमें हमारा अगला पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध, यानी कि सोवियत संघ और भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत थे। सोवियत संघ में भारत की हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय थी। भारतीय लेखकों, कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी
की थी। इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत और रूस के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी कि वो पहले था भारत और सोवियत संघ के संबंध और अब आता है भारत और रूस के संबंध। यानी कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। रूस भारत का हमेशा से सच्चा मित्र रहा है। रूस ने हमेशा भारत की मदद की है, कभी हथियार देकर तो कभी कार्योजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा। दोनों के बीच हमेशा से संबंध मधुर रहे हैं। दोनों देशों का एक ही सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व का होना। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा करें। इसमें हमारा पहला पॉइंट है भारत और रूस के बीच समझौते। यानी कि भारत और रूस में 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते किए। इसमें हमारा अगला पॉइंट आता है भारत और रूस के व्यापार में बढ़ोतरी। यानी कि भारत और रूस दोनों के बीच में व्यापार पुराने समय से ही चलता आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के तेल के संकट के दिनों में रूस ने भारत को तेल आयात किया। अब हमारा ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये तो आपकी जो है पेपर में पक्का आएगा, 2 नंबर में आए या 5 नंबर में आए या 10-8 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको तो आप BBIP प्रश्न लगा लीजिए और इसको अच्छे से याद करिए। तो ये प्रश्न है कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो इसको मैं सिंपल वे में समझा दूं कि आघात या चोट पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि शॉक थेरेपी का तात्पर्य है आघात या चोट पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवादी देशों की ओर के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया, जिसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया। पंजीकरण पद्धति से कृषि और मुक्त व्यापार को पूरी तरह अपनाया गया था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था पर धीरे धीरे किया जाना चाहिए था। एकदम से ही सभी प्रकार के बदलावों को लोगों पर लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। इसमें पहला पॉइंट बनता है कि शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए। यानी कि अब सभी देशों को पूंजीवाद को अपनाना था। यानी कि शॉक थेरेपी के बाद जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब जो है उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। यानी कि अब सभी देशों को पूंजीवाद को अपनाना था। यानी कि वो साम्यवाद को नहीं अपना रहे थे। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था। राज्यों की संपदा का निजीकरण होने लगा था। खेती का तरीका बदल रहा था। व्यापार से ही विकास हो रहा था। ऐसा माना जा रहा था मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का ढांचा चरमरा गया। जनता बर्बाद होने लगी। 90% उद्योगों को औने पौने दामों यानी कि सस्ते दामों में बेच दिया गया, यानी निजी हाथों में बेच दिया गया। रूस की मुद्रा में गिरावट आई। महंगाई बढ़ गई। लोगों की जमा पूंजी जाती रही। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अगला है इसमें पॉइंट शॉक थेरेपी के परिणाम। यानी कि शॉक थेरेपी के परिणाम जो इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। तो सबसे पहला है वर्गीय या आर्थिक भिन्नता। इसमें है सोवियत संघ में अमीरी और गरीबी की उपस्थिति आ गई। लोगों को अपने उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है सामाजिक सुरक्षा का विखंडन। राज्य संपदा के निजीकरण पश्चात महंगाई का बढ़ना और गरीबों की दयनीय दशा हो गई और लोग बुरी तरह से तबाह हो गए। इसमें अगला पॉइंट है आर्थिक संकट। यानी कि सोवियत संघ का राज्य नियंत्रण उद्योगों के ढांचा पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। 90% उद्योगों निजी हाथों अथवा
कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न जो है आपके उसमें जो है बहुविकल्पीय में आता है कि सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से किसे जाना जाता है। तो जब 90% उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, उसी को जो है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल माना जाता है। इसमें अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रा में गिरावट, जिसमें रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। इसमें अगला पॉइंट है संघर्ष और तनाव, यानी कि सोवियत संघ के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले और कजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। चेकोस्लाविया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। तो हमारा अब ये वाला प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की थी। तो आइए समझते हैं। तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल बना और संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिली। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था, यानी कि उसमें से जो है 15 गणराज्य बन चुके थे। इसमें पहला पॉइंट आता है सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। तो यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ में उन्नत संचार प्रणाली थी। सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ में उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे और सोवियत संघ में आवागमन की अच्छी सुविधा थी, यानी कि आने जाने की परिवहन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और सोवियत संघ में राज्य का स्वामित्व था। तो अभी जो है हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई या हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू, चलते हैं, धन्यवाद।